अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। ISPR के मुताबिक साबिक DG ISI फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर्ड अफसरों को भी फौजी तहवील में ले लिया गया है। तीनों रिटायर्ड अफसर सियासी मफादात की इमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे, जबकि ज़राए का दावा है कि 9 मई और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भी दोनों शख्सियात मुताद्दिद ज़राए के जरिए राबते में थे। राबतों में जेल नेटवर्क का हवाला भी दिया गया है। अडियाला जेल की ताज़ा तरीन गिरफ्तारी भी इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ को रिटायरमेंट के बाद काबिल एतराज़ सरगर्मियों पर फौजी हुक्काम ने 1 से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया था, लेकिन वो बाज ना आए। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई की खबर को अभी 3 दिन भी नहीं हुए कि अडियाला नेटवर्क और कई रिटायर्ड फौजी अफसरों का बानी PTI से ताल्लुक सामने आ रहा है। अब ये बात समझना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में मजीद बड़े बड़े इंकिशाफात सामने आएंगे और बहुत सी गिरफ्तारियां भी होंगी। पाकिस्तान में इससे पहले भी कई फौजी अफसरों की साजिशें सामने आ चुकी हैं, मगर इस वक्त जो कुछ सामने आ रहा है इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि इंटेलिजेंस एजेंसी के आला तरीन साबिक ओहदेदार और उनके मंजूर नज़र रिटायर फौजी अफसरान यूं साजिशों, खुफिया नेटवर्क्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाकर किसी सियासी जमात और सियासी लीडर के लिए सहूलत कारी कर रहे हों। दुनिया और बिलखुसूस कई मुसलमान मुल्कों के बरक्स पाकिस्तान में हमेशा फौज के अंदर कमांड एंड कंट्रोल का मरबूत निज़ाम रहा और अब भी फौज ने इस कमांड एंड कंट्रोल के निज़ाम के खिलाफ बड़ी साजिश को न सिर्फ बेनकाब कर दिया है, बल्कि साजिशियों के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। यूं इन हालात को सामने रखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि फौज ने कमांड एंड कंट्रोल के खिलाफ इस साजिश को बेनकाब और साजिशियों के खिलाफ कार्रवाई करके साबित कर दिया है कि अब मामले को मुकम्मल तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया जाएगा। इसी पर गुफ्तगू रहेगी कि ये पिछले 2-3 दिन से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये आने वाले दिनों का क्या रास्ता दिखा रहे हैं और क्या तय कर लिया गया है कि जो कुछ हो गया अब इसको सही करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, हमाद गजनवी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। साबिक DG ISI फैज़ हमीद, 3 रिटायर्ड अफसरान फौजी तहवील में, मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा, क्या सानह 9 मई को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए फैसला कौन सिमत इख्तियार कर ली गई। अच्छा, यहाँ पे आज की जो ISPR की इफ्तिखार साहब सामने आई डिटेल, उसको देख के ये लगता है कि जो 12 तारीख को उन्होंने अपना बयानिया दिया या जो बात बताई गई थी उसका सेकंड पार्ट जो है वो ऑपरेशनल हिस्सा है, जो कि हमने प्रोग्राम के अंदर भी बात की। कहा जा सकता है कि कोर्स करेक्शन का सोच लिया गया है। अब वंस फॉर ऑल फैसला कुन तौर पर वो तमाम चीज़ें जो बायस बनी 9 मई का और वो चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी या हुई, उन्हें मंतकी अंजाम तक ले जाया जाएगा। आपने जी बिल्कुल, आपसे पूछा था। मेरा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए। पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारे पास एटमी हथियार भी है जिस पे दुश्मन की नज़र बहुत अरसे से है और बहुत मुश्किल लग रहा था हमारे दुश्मनों को कि पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क बना दिया जाए ताकि उसके कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में भी खिंचाव पैदा हो जाए। और ये कितने अफसोस की बात है कि मुझे आज आपके इंट्रो से इल्म हुआ कि कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में बहुत बुरी तरह नकब लगाने में दुश्मन कामयाब हुआ है। ये अफसोस की बात है, इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान के अलावा मेरा कोई और मुल्क हो नहीं सकता। अगर मेरे मुल्क के कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम को तबाह करने में मेरा दुश्मन कामयाब हो जाता तो वो मेरी ही भी तबाही थी। ये बात वाज़ेह तौर पे समझनी चाहिए कि सियासत अपनी जगह होती है, सियासी ख़यालात और सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन अगर सियासत के साथ अस्करी विंग बन जाएं और अस्करी विंग भी ऐसे बन जाएं जो ताकत रखते हों, जिनके पास कोई ना कोई अख्तियारात होते हों और वो एक सियासी फ़लसफ़े की हमायत में इस हद तक आपस में मिल जाएं कि वो गुफ्तगू करें कि आओ मिलकर आइन के ताबे जो हुकूमत बनी है उस हुकूमत को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। ये बहुत खौफनाक है। इसका आगाज़ उस वक़्त हुआ जब उन लोगों को पाकिस्तान में वापस आने की इजाज़त दी गई जिनको पाकिस्तान की फ़ौज ने अपनी कुर्बानियाँ दे के निकाला। अगर आप कभी छपी पाकिस्तान के अंदर सवात की जो हिस्ट्री है, जद्दोजहद की जो पाकिस्तान की फ़ौज की है, तो आप हैरान हो जाएंगे। आपने उन लोगों को वापस बुला लिया।
ये आगाज़ था उस अस्करी विंग की क़यादत को मौका फराहम करने का कि आप आओ और ये जो महाज है, एक ऐसा जो बाउंड्री हमारी है, उस वीक बाउंड्री को संभालो। और फिर आपने देखा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह मदाखलत हुई कुन्नर से लेके बलूचिस्तान तक, वो आपके सामने है, आप उसको झुटला नहीं सकते। और फिर ये भी देखना होगा वो किस दौर में हुई और उस वक्त वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल किसके पास था। और फिर आपको एक बात सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि जब इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद जो तकारीर उन्होंने की जिसमें कोई रुकावट नहीं डाली गई, उन तकारीर में उन्होंने क्या कहा, उनका मकसद क्या था, उसमें पैगाम क्या था। वो पैगाम था सियासी, और वो पैगाम था उस अस्करी विंग के लिए जिसके बारे में आपके अभी एंट्रो से मुझे पता लगा कि 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला ने उस मुश्किल से गालिबन हमें बचा लिया है जिसकी तरफ हम जा रहे थे। अगर कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम हमारा खराबी की उस हद तक पहुंच जाता जिसका नारा लगाया गया था कि इसके 3 सूबे होंगे, ये कहा गया या नहीं कहा गया? सही। ये कहा गया कि यहाँ पे सिविल वॉर होगी, कि क्या ये कहा गया या नहीं कहा गया कि खून बहेगा? ये सब बातें कहेगी। क्या एक आदमी ने, याद रखना, एक आदमी ने क्या ये कहा नहीं कि जूनियर और सीनियर के दरमियान जो फ़र्क है इसको ख़त्म करो, और जूनियर अफसरान सीनियर अफसरान का हुक्म न माने, और उसकी ज़मानत ऐसे हुई और वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम जो पाकिस्तान का है मौजूद, वो इनको नाकाम बनाएगा, और वो पाकिस्तान को उतना ही महफूज बनाएगा जितना महफूज पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम चाहते हैं। ठीक। शहजाद साहब, जो कुछ भी आपस में जुड़ा हुआ या जो भी नेटवर्किंग मौजूद थी उस पर बहुत गुफ्तगू और बातें होती थी, कंफर्मेशन नहीं होती थी, मगर गुज़िश्ता 3-4 दिन से जिस तरीके से खुद ISPR की जानिब से तस्दीक की जा रही है, चीज़ें सामने लाई जा रही, तो एक नेटवर्किंग समझ में आ रही है किस तरीके से 9 मई के बाद भी, जेल में जाने के बाद भी ताल्लुकदारी मौजूद थी। कार्रवाई के 3 रोज़ बाद अब अडियाला से भी कि कौन कौन किस तरीके से सपोर्ट कर रहा था, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरह के नेटवर्क सामने आ सकते हैं, पता चल सकता है कि सपोर्ट सिस्टम किस तरह काम कर रहा था जो रियासत को मुश्किल में डाले हुआ था, जो रियासत के अंदर तकसीम का बायस बनने की कोशिश कर रहा था? आयशा, परेशान कौन है? ये जो खबरें हैं बहुत परेशान कौन है। यानी अभी तक तो हम मोहतात रहते हुए टॉप सिटी का सिर्फ जिक्र करते थे, गो के हमारे साथी इससे आगे बढ़ के बात करते थे, लेकिन एक जिम्मेदारी का ख्याल रखते हुए ये बात कम से कम मैं अपनी हद तक आगे नहीं कह सकता था, क्योंकि इसका मामला पाकिस्तानी अफवाज के साथ जुड़ा हुआ था, और पाकिस्तानी अफवाज के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो इंटेग्रिटी ऑफ कमांड है, उसकी अपना रब्त है, जो कि अफवाज पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान आर्मी में नहीं, तमाम मिलिट्री फोर्सेस का आपस में जो रब्त है उसकी अपनी एक हैसियत है, जिसकी वजह से डिटरेंस है, जो कि हमारा दुश्मन भी उसको देख के डिटर होता है, उससे घबराता है कि पाकिस्तान की कुव्वत समझता है उस चीज़ को। अगर उसके अंदर किसी किस्म की नकब लगाने की कोशिश की गई, और अब इफ्तिखार साहब का जो उन्होंने कहा, मैं उसको ज्यादा खुल के, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में 2-3 चीजों का इशारा किया। अगर खुदा न खासा वो 2-3 चीजें भी मिलती हुई नजर आएंगी अगले चंद दिनों में, या कुछ और हमें प्रेस रिलीजेस ये इंडिकेट करेंगी कि कुछ ऐसे फैसले हुए जिनका फिर रब्त बनता है इस सारी स्कीम के साथ, तो फिर वो एक परेशान कुन लम्हा बन जाता है पाकिस्तान के लिए। फिर पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ जो बात की जा रही है या जो जिक्र किया जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हकीकत होती नजर आएगी। एक चीजें तो एक वो हो गया जो कि हमें तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। अब अगला कदम यह है कि इसके साथ होगा क्या। आपके 2 चीजें हैं, मंतकी अंजाम। मंतकी अंजाम, आपकी क्या मुराद है, किसी और की क्या मुराद है, इसका फैसला भी शायद हर शख्स अपनी सोच के मुताबिक करेगा। मैं वो नहीं जाना चाहता वहां तक। एक चीज का ख्याल रखना है, इफ्तिखार साहब ने भी जिक्र किया बहुत अच्छे तरीके से, कि सियासत अलहदा है, और इस किस्म का पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई दरार लाने की कोशिश जो है, या कोई इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करने की जहां पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज किया जाए, वो एक अलहदा चीज है। क्या दोनों अतराफ के लोग मिलकर ये काम कर रहे थे? ये है जो इस्तिगासा ने एस्टैब्लिश करना है। और अगर नहीं तो फिर सियासत की हद तक रह जाएगी
और शायद मंतकी अंजाम आपका सियासत से मुतल्लिक ही हो, मुझे नहीं पता आपके सवाल में मंतकी अंजाम का मतलब क्या है। लेकिन क्योंकि वो शख्स जिसको मंतकी अंजाम कहा जा सकता है वो तो जेल में है। बेशक सहूलतकारी थी, वो खबर आगे पीछे चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी वगैरह वगैरह। शहजाद साहब आसानी कर लेते हैं थोड़ी सी मंतकी अंजाम को लेके। मंतकी अंजाम यूं कह लें कि जो एक हाइब्रिड निजाम था, जो मुकम्मल तौर पे चीजें चल रही, जिसकी वजह से शायद 9 मई हुआ यहाँ पर, क्या तमाम ही किरदारों को उस एहतसाब के दायरे में लाया जाएगा? नहीं, वो बिल्कुल मैं उससे डिसएग्री करता हूं। ये कोई नई चीज नहीं है। अगर हाइब्रिड निजाम है तो हाइब्रिड निजाम तो पाकिस्तान में शायद 1954 से शुरू हो चुका हुआ था, जब फील्ड मार्शल अयूब खान को वजीर दिफा बना दिया गया था। चलिए फिर और आसान कर लेते हैं, फिर और आसान कर लेते हैं कि जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, क्या उस प्रोजेक्ट की फाइल पे क्लोज लिख दिया जाएगा? इसे मंतकी अंजाम कह सकते हैं? मैं कहूंगा कि मंतकी अंजाम सिर्फ ये है कि जो जहां जहां जिस जुर्म का मुर्तकिब है उसको उसकी सजा मिलेगी तो मंतकी अंजाम होगा। ठीक हो गया। यानी ये इस्टेब्लिश करना कि आया ये जिनका इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया, जो लोग ला के यहाँ पे बिठाए गए, फिर सियासी एक फिर अमल था, सियासी अमल ऐसे ही हुआ करते हैं उससे। लेकिन अगर कोई उनको बिठा के ले आता है यहाँ पे, एक जजमेंट है, गलत हुई जजमेंट, लेकिन अगर उसका कोई प्लान था उसके पीछे तो वो खतरनाक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या, फिर ये कोशिश की गई कि कुछ ऐसे लोगों को, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो गए थे, लेकिन किसी कानून और कायदे और जब्त के नीचे थे, उसके बावजूद उनको शामिल करने की कोशिश की गई या वो शामिल हो गए, ठीक, तो फिर ये एक पूरे के पूरी एक ऐसी साजिश बन जाएगी जो कि शायद अगरतला साजिश से भी बड़ी कोई बन जाएगी। फिर उसका अंजाम भी मुख्तलिफ होगा। लेकिन वो मंतकी अंजाम जिसका जिक्र हम आज जनरल फैज की या किसी 3-4 और काफी लोगों की हम जिक्र कर रहे हैं, जिनका अगर उनका अमल ऐसा था जो कि पाकिस्तानी अफवाज के एक्ट और कानून के खिलाफ था और इस नौयत का था कि पाकिस्तानी अफवाज को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा था, तो उसकी सजा उनको उस अमल की मिलनी चाहिए। ठीक हो गया। क्या अब हम मिला पाएंगे इन 3-4 चीजों को मंतकी अंजाम तक जाने के लिए? दूसरी बात है, जहां तक आपका मंतकी अंजाम का सवाल था, बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि जो इस वक्त बैठे हैं या जो बैठेंगे या जो आने वाले हैं या जो आना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक ही रास्ता मिलता है, वो अपनी ताकत पे और बगैर बेसाखियों के नहीं आ पाते, और यही सबसे बड़ी वजह बनती है कि वो फिर एक निजाम, हाइब्रिड निजाम। ठीक हो गया जी। ज़ैगम साहब, जितनी ये रिपोर्ट्स आई 2-3 दिन में, और अडियाला से भी और आज भी जो 2 ब्रिगेडियर्स और कर्नल साहब के नाम आए, रिटायर्ड लोगों के ये मामलात हैं और फिर पोस्ट रिटायरमेंट की सारी गुफ्तगू है, ये सानिया 9 मई के बाद और इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद भी इमरान और फैज की ताल्लुकदारी दिखती है, जेल हुकाम की सहूलतकारी भी यहाँ पर साबित हो रही है। क्या ताने बाने रियासत के खिलाफ मुकम्मल साजिश का पता दे रहे हैं? देखिए आयशा, रिटायर्ड लोगों में एक तरफ तो शहजाद साहब जैसे कौमी दानिश्वर हैं, दूसरी तरफ किस्म किस्म के नमूने हैं जिनके तख़य्युल की परवाज़ें हैं। जनरल हमीद गुल साहब से मेरी मुलाकात रहा करती थी और उनका जो तख़य्युल था, जिसको कहते हैं रनिंग अमक, पूरी दुनिया में उनके तख़य्युल की परवाज़ें फैली हुई थी कि क्या कुछ पाकिस्तान को करना चाहिए, क्या कुछ पाकिस्तान की फ़ौज को करना चाहिए। लेकिन फ़ौज ने अपने आप को महफूज बनाया हुआ है अपने उन लोगों से जो सिविलियन हो जाते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आ जाते हैं। उनके असर को फ़ौज के अंदर कम से कम किया हुआ है ताकि उनका अपना कमांड का स्ट्रक्चर मिले। अभी भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो बताया गया 3 रिटायर्ड लोग, फैज साहब और रिटायर्ड लोग, अगर वो इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो चुके होते तो कोई हाजिर सर्विस भी गिरफ्तार हुआ होता ना, तो हमें बताया जाता कि इन 2 ब्रिगेडियर्स, 1 कर्नल, 1 जनरल साहब के साथ जो हैं वो 3 या फलां रैंक के ऑफिसर भी गिरफ्तार किए गए जो हाजिर सर्विस हैं। इसका मतलब है कि वो किसी तरह की भी नकब लगाने में तो नाकाम हुए हैं। अब जो कहा गया, जो नई बात कही गई है कि रिटायर्ड अफसरान और उनके शरीके कारों के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं, जिन्होंने सियासी मफादात की खातिर, यानी जिन लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, सियासी मफादात के जो लोग थे, उनकी खातिर और उनके साथ मिली भगत करके अदम इस्तेकाम किया जी। अब आप इसको 9 मई के साथ भी मिला सकते हैं, जो आपका बुनियादी सवाल है, 9 मई की क्लोजर, क्योंकि यहां भी इशारा 9 मई की तरफ हमें लग रहा है। सिर्फ इमरान खान से राब्ते थे, रिटायर्ड लोग इमरान खान को मैसेज ले रहे थे, मैसेज दे रहे थे, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 2 साल के बाद तो वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और इस वक्त भी मिलने में, पैगाम देने में तो कोई उनको हिचकिचाहट नहीं है।
मेरे ख्याल में किसी रिटायर्ड पर यह पाबंदी नहीं है कि जेल में जाकर भी वो मिले। मिलने पर तो पाबंदी नहीं है, वो खुद सियासत में अमली हिस्सा नहीं ले सकता ना। ज़ैगम साहब थोड़ा इसको मजीद खोलते हैं, क्योंकि ये बात रही कि जनरल फैज स्ट्रेटेजाइज करके दे रहे थे, पीटीआई को डायरेक्शन दे रहे थे। आज हुकूमती जो हैं वजीर तारड़ साहब, तर्जुमान कह लें, उनका ये कहना है कि जनरल फैज के इक़दामात में बानी पीटीआई की मंशा शामिल थी। अभी हम ये तय नहीं कर सकते कि सोच किसकी थी और तरीक़ाकार आगे बढ़ने का कौन दे रहा था, मगर हमने देखा कि कुछ चीज़ें इस तरीके से काम करती रही पिछले 1.5-2 साल में, जिसके सामने हुकूमत और रियासत कहीं ना कहीं बहुत बार बेबस भी दिखाई दी। सो आपको लगता है कि इस नुक्ते के ऊपर ही आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, अगर खाली सियासी मशवरा दे रहे थे तो कोई मसला नहीं है ना, लेकिन अगर वो ऐसी इंस्टेबिलिटी पैदा कर रहे थे जिसकी रेपरकशंस खुद फौज पर थी, अगर 9 मई के ताने बाने उनसे मिलते हैं, फिर ये बहुत संजीदा बात है, जो मेरे ख्याल में जिसकी तरफ इशारा लग रहा है और जिसको आपने अपने सवाल में भी जोड़ा है जी। आपने कहा कि क्लोजर कैसे होगा जी। देखिए, क्लोजर 2 तरीकों से होगा कि जिन सवालात के हमें जवाब नहीं मिले 9 मई के मुतालिक, जिस दिन उन सवालात के जवाबात मिल जाएंगे, और दूसरी बात जिस दिन लीगल क्लोजर हो जाएगा, कानूनी तौर पर यह मसला हल हो जाएगा। देखिए, हमारे जहन में बहुत संजीदा सवालात हैं। एक ही दिन में दर्जनों जगहों पर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, इंतहाई सेंसिटिव हैं, जिनका हमें पता नहीं होता। मैं साल लाहौर में रहा हूं, मुझे पता नहीं था ये घर कोर कमांडर का है। सर, मैं रोजाना गुजरती हूँ, रास्ता हमें नहीं अंदाजा है कि ये था, लेकिन ये किस तरीके से सामने नहीं पता। बिल्कुल ऐसा है। वहां पे इतने मुनज़्ज़म अंदाज में मुजाहरे हुए, जत्थे गए और सब जगहों पे एक ही वक्त में उन्होंने तोड़ फोड़ की, तो जिन्होंने भेजा उनकी मंशा क्या थी? बिल्कुल। आप अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर 50 बंदों को भी भेजते हैं तो आप ये तवक्को करनी चाहिए कि वहां खड़ा फौजी जवान गोली चलाएगा। उसके पास आंसू गैस के शेल नहीं है, उसके हाथ में डंडा नहीं है, उसको एक ही बात बताई गई है कि यहां जो आएगा उस पर गोली चलानी है। गोली नहीं चली, लेकिन किसी की तो मंशा थी। वो क्या मंशा थी, किसने प्लान किया था, क्यों प्लान किया था, ये वो सवालात हैं। फिर उसके बाद लीगल सवालात हैं, और इन सब के जवाबात, और इन जवाबात में हमें सिर्फ मोर चुराने वाले जो बच्चे हैं उनका रगड़ा लगाने की बात, हमें असल मास्टरमाइंड और फैसिलिटेटर क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर दरकार हैं। मैं सिर्फ एक बात कहनी है, गालिबन 2 कोर कमांडर्स को इस्तीफा देना पड़ा इस वाक़े के बाद। बिल्कुल, तो कोर कमांडर तो बहरहाल कोर कमांडर ही होते हैं। दुरुस्त हो गया। हमाद गज़नवी साहब की जो गुफ्तगू हो रही है, फिलहाल तो हम नहीं कह सकते कि मास्टरमाइंड कौन है। हुकूमती जमात की जानिब से भी बयानात आए, आज पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बयानात आए, यहाँ लीगल क्लोजर की भी बात हो गई है। सानिया, 9 मई एक मखसूस निज़ाम को तरतीब देने का तरीका दिख रहा था कि उस जानिब कैसे बढ़ना है। सियासतदान, इंटेलिजेंस, अस्करी धड़े के खिलाफ कार्रवाई कैसी होनी, कानूनी जवाज़ फराहम करने वालों के भी खिलाफ कार्रवाई, या मामला उस तरफ भी जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। बात आगाज़ मेरा ख्याल वहीं से करनी चाहिए कि फ़ौज का इदारा जो है वो बाकी चीज़ों में तो अपने गमी खुशी का इजहार करता रहता है, लेकिन जो उसके इंटरनल मामलात हैं उस पे वो ज़ीरो टॉलरेंस दिखाता है। और पहले ही ये ज़रा बज़ाहिर यूँ लग रहा है जैसे देर हमें कि बड़े दिन गुजर गए, इस मामले को तो फौरी तौर पर हल करना चाहिए था। हालांकि अंदर कार्रवाई हो भी रही थी, हमें कोर्ट मार्शल्स की खबर भी आ रही थी और सीनियर ऑफिसर्स की भी आ रही थी और ऑफिसर्स की आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो उनका नज़्म ज़ब्त जैसा है, ये कंट्रोल एंड कमांड जो हम बार बार दोहरा रहे हैं, उसमें हमारा ख्याल था ये मामला बड़ा तेज़ी से चलेगा और बिल्कुल ये खुली बात होगी, सबको नज़र आ रही होगी। लेकिन क्योंकि उनका अपना तरीका है काम करने का, इदारे का, मेरा ख्याल है हम कौम के तौर पर ये समझते हैं कि हमारे सामने हमारे इदारे टूटते गए, डूबते गए, बुरे हालों में आ गए, एक इदारा बचा है, यानी जिसको हम मुरत्तब मुनज़्ज़म इदारा कहते हैं और डिसिप्लिन इदारा कहते हैं। अगर उस इदारे के साथ ये साजिश कामयाब हो जाती, खुदा न खास्ता, तो यकीन जानिए कि इससे बड़ी तबाही का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये आखिरी हद है और इसका अंदाज़ा इदारे को सबसे ज़्यादा है और हम लोगों को भी अच्छी तरह है, और जिनको नहीं है उन्हें होना चाहिए कि ये वाकई हमारी रेड लाइन है। ये अगर रेड लाइन क्रॉस हो जाती तो ये हमारे लिए डूम्सडे जिसे कहते हैं, डूम्सडे सिनारियो होता। फैज़ हमीद साहब का इसमें तज़किरा ये है कि ये 9 मई का जो उन पर इल्ज़ाम आ रहा है और अंदर से बातें भी अब तो आ रही हैं कि वो नक्शा साज थे इस चीज़ के,
अभी हम तो इस तरह तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन मुसलसल अंदर से एक से ज़्यादा शहादतें आई कि ये सारी सिस्टम उन्होंने ये बनाकर उनको दिया कि ये किस तरह एक वक्त में अंदर से क्या होगा, बाहर से आप क्या करेंगे, ये सारी तरतीब उन्होंने दी। और ये जब इसकी तफसीलात आएंगी तो हम देखेंगे। लेकिन फैज़ हमीद साहब का सबसे बड़ा, यानी हमारी नज़र में, उन्होंने अपने इदारे को बदनाम किया है, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप देखिए टॉप सिटी का केस क्या है, बाकी तो वो हथियाना चाहते थे अगर किसी की कॉलोनी या मुआशी, ये मामला तो थे, लेकिन ये एक डाके का केस है। आप देखिए कि वो किस तरह फैला, और डाका किस किस्म का, यानी डाका भी चलिए आप मारिए, लेकिन आप उसके लिए इस्तेमाल किसे कर रहे हैं? आप यानी फौज के लोगों को, अपने अहलकारों को किसी और गाब में, किसी और निकाब में आपने फौज को इस्तेमाल कर दिया इस काम के लिए। यानी बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। ये है असल जिसकी वजह से आपने फौज की बदनामी का बाइस बने आप लोग। ये बदनामी की बातें हैं ना, तो इसको तो काबू करना चाहिए था। और अब भी चले, देर आयत दुरुस्त आयत। और ये बाकी जो मामलात हैं, हम कहते हैं ना बार बार हुए हैं, ये गुनाह पहली दफ़ा नहीं हो रहे हैं। ये पार्लियामान में दखल अंदाजी तो होती रही है हमेशा से, लेकिन पार्लियामान में किसी ने अफसर नहीं बिठाया था इस तरह। अदलिया में मदाखलत तो होती रही है, लेकिन इस तरह किसी ने जाके बराह रास्त धमकियां देना नहीं शुरू की थी। हमारी मेहनत ना जाया करें। हाँ, ये बदनामी हुई। मीडिया में तो छेड़खानी होती है हमेशा से, लेकिन आप ये देखिए कि मीडिया का टेंटवा पकड़ लेना इस तरह, ये भी इससे हुआ क्या? इससे बदनामी हुई। हर जगह पर आप पहले रिकॉर्डिंग्स तो होती हैं, आपने हर कमरे में कैमरा लगवा दिया, आप बदनामी का बाइस बने। बड़ी देर से ये बात हो रही है, लेकिन जिस तरह आप बार बार दोहरा रहे हैं ना, मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मंतकी अंजाम तक हमारा कोर्स करेक्शन भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। बानी पीटीआई आज फिर ये कहते हैं कि फैज हमीद हमारा असासा है, क्या वाकई? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बानी पीटीआई ने आज अडियाला जेल में साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद की हिरासत पर ऐसी गुफ्तगू की जिससे पता चलता है कि बानी पीटीआई के फैज हमीद के बारे में अब भी क्या ख्यालात हैं। उनका कहना था जनरल फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें जाया कर दिया गया। वो बार बार जनरल बाजवा को कहते रहे जनरल फैज हमीद को ना हटाएं, वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज थे। जनरल फैज ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान को मेरे पास लेकर आए थे। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भी शर्त थी कि जनरल फैज को हटाएं। जनरल फैज को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। बानी पीटीआई का कहना था कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज का 9 मई वाकयात से बराह रास्त ताल्लुक है। अगर 9 मई जनरल फैज ने करवाया तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा है फौज इंटरनल एहतसाब कर रही है, अगर ये एहतसाब कर ही रहे हैं तो फिर सबका करें। इसी बातचीत में बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, उनका साबिक डीजीआईएसआई से कोई ताल्लुक नहीं। अगर फौज जनरल रिटायर्ड फैज का एहतसाब करना चाहती है तो करे, उनका फैज हमीद से कोई लेना देना नहीं। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल, फैज हमीद हमारा असासा हैं, उन्हें जाया कर दिया गया। बानी पीटीआई साबिक डीजीआईएसआई के खिलाफ कार्रवाई। क्या बानी पीटीआई फैज हमीद की हिमायत करके अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब, ये गुफ्तगू इस वक्त में, इस टाइमिंग में की जानी चाहिए, आसानी देगी, मुश्किल करेगी? अच्छा, फिर से वो बानी पीटीआई की तरफ हम चले जाते हैं हर सवाल में। उसको जरा छोड़िए, थोड़ा सा जरा इस चीज पे बात कर लेते हैं कि असासा बनते कैसे हैं, ये असासा हो कैसे जाते हैं। ये असासा इस तरह हो जाते हैं कि जब आप कहते हैं कि मुझ में, मैं बैठा हूं, उठने की अहलियत नहीं है, मुझे जरा हाथ दे के खड़ा कर दो। फिर कहते हैं कि मुझे पकड़ के वहां तक ले जाओ, मुझ में चलने की अहलियत नहीं है, सकत नहीं है, सहारा दे दो, दोनों बाजुओं से पकड़ लो। फिर कहते हैं मुझे कुर्सी पे बिठा दो क्योंकि मैं उसके अलावा वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। फिर कुर्सी पे बैठने के बाद कहते हैं कि आप कुर्सी के आसपास नजर ना आना, किसी को पता ना चले। जब मैं कहता हूं कि 1954 से ये काम शुरू हुआ है, उसका ये मतलब है। तो इसलिए सच को सच मान लेना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि जिनको जो शामिल, जो बुलाते हैं इनको, जो इनको शामिल करते हैं। देखिए 4 अदवार या 3 अदवार मार्शल लॉ के तो हमारे सामने है ना, क्लियरली, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल। फौजी आए, जबरदस्ती आए, जोर से आए, आइन को हटा के रख दिया। जो बाकी जो आते हैं और बाकी मदद मांगते हैं और बाकी इनको शामिल करते हैं और बाकी असासा बनाते हैं, उसका किसने जिम्मेदारी लेनी है? शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, बिल्कुल हालिया तारीख पे आपका छोटा सा कमेंट। जी 1 मिनट। असासा हालिया था, मुझे पता आप हालिया तारीख पे बात करना चाहती हैं, मैं जरा कुछ पिछले हिस्से का भी जवाब दे दूं ना। जी।
अच्छा, इसलिए दूसरी बात, अब आपका मतलब यह है कि असासा है। बानी पीटीआई ने कब कोई बात कभी सोच समझ, और अगर कर भी दी है तो अच्छी बात है। आए सर यही तो पूछना चाह रही थी कि उनको पिक किया गया था, वो इतने सालों में ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी ना ले सके, कब क्या बोलना है, कहां मोहतात हो जाना है। मेरी जिम्मेदारी में तो नहीं था। मैं तो पूछ रही हूँ सर। मैं तो नहीं था उसका उस्ताद। सर मैं तो जो उस्ताद है उससे पूछो उसको। हम तो उसके सबसे बड़े नाक़िदों में से थे जब वो हुकूमत में था, इसलिए मुझसे ना पूछिए उसके बारे में। कहने का मतलब ये है, हमारा मसला पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की अफवाज का उसके अंदर जो रोल है, उस सालमियत को शोर कराना उसका है। अगर उसमें कोई जनरल है, कोई कप्तान है, कोई मेजर है, कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, जो भी है, अगर उसने हिस्सा डाला है उसके अंदर, उसको कमजोर करने में, तो सजा का मुस्तहिक है जो उसको मिलनी चाहिए। दुरुस्त हो गया। ये हमारा सवाल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। असासा है या नहीं है? हर आदमी असासा होता है। हर आदमी जो अपने मुल्क और कौम के लिए जान देने के लिए तैयार होता है, वो असासा होता है। ठीक हो। हर वो ऐसा शख्स जो अपनी जात से हट के बढ़ के अपने मुल्क के लिए काम करता है, वो असासा होता है। लेकिन अगर वो साथ ही साथ ये हरकत करेगा तो उसके बाद उसको सजा भी उतनी ही मिलेगी। ठीक है जी। इफ्तिखार साहब, इन हालात में भी बानी पीटीआई की ये तकरार के वो जनरल फैज को नहीं हटाना चाहते थे और उनकी इस पर तलखी भी रही। ये फरमाइएगा कि ये दोस्ती को याद करने का इस सियासी एतबार से कोई मुनासिब वक्त है? बिल्कुल, उनका मकसद वही है। वो उनकी जितनी भी उनकी कार्रवाई थी, जो उनकी मेहनत है, वो उसको तस्लीम कर रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये हौसला दे रहे हैं उनको। अफसोस नहीं कर रहे और उनके लोगों को जो उनके साथ अभी कई जगह पे मौजूद होंगे, उनको पैगाम दे रहे हैं कि डटे रहो, कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा सासा है और मैं हाजिर हूँ, मैं आने वाला हूँ, ये मेरा सासा है। भला इसने लोगों को ला के बिठा दिया हो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के उस बॉर्डर के ऊपर जो मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर है, लेकिन फिर भी ये मेरा सासा है। मैं तो शाबाश देता हूँ बानिए पीटीआई को कि उनमें हिम्मत है, उनमें जुर्रत है, उनमें वल्वला है, उनमें इस्तकामत है, उसमें हौसला है कि वो कह रहे हैं ये मेरा सासा है, क्योंकि इसको मानने के साथ ये पैगाम नीचे तक जाएगा उन लोगों के पास जिनके नज़दीक वो फैज़ असासा है, जिनका मतलब फैज़ के भी तो चाहने वाले कहीं होंगे, तो ये पैगाम इस जरिए से वहां तक पहुंचाया जाएगा कि भाई डरो नहीं, मैं आने वाला हूं, ये कल जेल के दरवाजे खुले तो मैं नहीं होना है और मेरा असासा ये है। आसानी देंगे ऐसे बयानात, आसानी देंगे उनको? मैं इतने वाज़ेह तौर पे हैरान हो रही हूं आप। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं कि एक शख्स जो क्लेम कर रहा है कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दरवाजा खुलने के साथ वो एक आदमी के बारे में असासा कह रहा है, वो उसको असासा कहने के साथ पैगाम ये दे रहा है फैज के असासों को कि घबराना नहीं है, खड़े रहो जहाँ खड़े हो, बस मेरा ये असासा मेरे है, तुम इसके असासे हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं पाकिस्तान के उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिनको आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आनी शुरू होगी। ठीक, एक ब्रेक ले बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमाद साहब, इमरान हुकूमत की तालिबान नवाज पॉलिसी के बुरे असरात रहे, मगर आज भी जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो फैज़ हमीद की उस पॉलिसी की भी हिमायत कर रहे हैं और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, यानी एक तरह से पॉलिसी को डिफेंड करते दिखाई देते हैं। काबुल में कौन चाय नोश कर रहा था, कौन कह रहा था घबराने की जरूरत नहीं? क्या कहा जा सकता है कि पॉलिटिकली राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं जब कोई बात और गुफ्तगू कर रही है, उनकी अपनी समझ से बालातर हो रहे हैं मामला? मेरे ख्याल असल में तो वो डिस्टेंस करना चाह रहे थे अपने आप को। जैसे उन्होंने कहा कि एहतसाब कीजिए इनका, अगर इन्होंने कोई गलत हरकत की है तो ज़रूर एहतसाब कीजिए। 9 मई में अगर इन्होंने करवाया है, मगर साथ ही ये भी कहा ना नुकसान कर दिया। हाँ, वैसे कितनी वो प्यारी बातें करते हैं। वो कहते हैं अगर इन्होंने करवाया 9 मई तो फिर आप इनको पकड़ लीजिए, एहतसाब कीजिए। हालांकि उन पर इल्ज़ाम ये नहीं है कि उन्होंने 9 मई करवाया, उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने आपको एड किया है, आपको असिस्ट किया, ये उन पर इल्ज़ाम है। अच्छा खैर, ये जो हमने असासा अफ़गान पॉलिसी देखी, ये हमें भी मालूम है अब, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है। वहाँ पर एक गुस्सा पाया जाता है उस दौरे के हवाले से, और जो हमने लोग वापस ला के यहाँ आबाद किए वो कोई सीक्रेट है? अब सबको मालूम है वो सवात में क्या होता है। ये जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं किस चीज़ पे एहतजाज करते हैं? बुनियादी मसला ये है कि ये इनकी पॉलिसी थी। ये जो असासा साहब थे ना, ये इनका मरकज़ी किरदार था और ये बाला अदा कर रहे थे। यानी किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में पॉलिसी क्या बन रही है अफ़गानिस्तान पर, तालिबान के हवाले से, TTP के हवाले से। तो ये पॉलिसी असासा बनाते थे, मिस्टर असासा,
और ये एक दो लोगों को अपने साथ मालूम होती थी, किसी को मालूम नहीं थी, और फिर नीड टू नो बेसिस जो होती हैं इनकी, उस बुनियाद पर कुछ लोगों को शामिल किया गया और ये सारा सिलसिला दोबारा शुरू किया। कहीं बाद में जाके पार्लियामेंट ने भी कुछ इस पर कह दिया था, मुझे याद पड़ता है। तो ये जी बात बुनियादी बात इसमें यह है कि बहुत सी सियासी जमातों को, जैसे उन्होंने जिक्र किया ना, चव्वन से ही मामला चल रहा है, चव्वन से चल रहा है, रिपब्लिकन पार्टी से चल रहा है, और बहुत सी जमातें यहाँ पर बनाई गई, बहुत से असासे तख्लीक किए गए, और उसमें हर बड़ी पार्टी भी और छोटी पार्टी भी शामिल है, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जो पीटीआई के साथ इन्होंने ज़्यादती की वो ये थी कि फैज़ हमीद साहब ने उसको एक डेस्क की तरह अपने चलाना शुरू कर दिया था। ये पहली दफ़ा हो रहा था कि आपके तमाम सियासी मुखालफीन जो हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी हम पर है, हम इनका बंदोबस्त करेंगे। तो ये सारा खेल ही, यानी आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, ये सारी खेल। दोस्तों, शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि ये मामला फिर आके पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ। ठीक है, एक पार्लियामेंट की कमेटी की आ गई या पार्लियामेंट के अंदर इसको डिस्कस किया गया और ये मामला बताया गया जब उनको वापस ला गए, और उस वक्त बिलावल भुट्टो ने वो आवाज उठाई इसके खिलाफ। ठीक, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जरदारी साहब के कहने पे आवाज वो खामोश कर दी गई। तो ये बहस में आया था मामला, लेकिन शायद वो एक ओपन सेशन नहीं था वो। ठीक है, ज़ैगम साहब, 2 रोज पहले बानी पीटीआई ने कहा एहतजाज करेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ नहीं, यह हालात ज्यादा बुरे, कौम इंतजार में है, लावा पक रहा है, तीली की जरूरत है, सब तबाह हो जाएगा, कॉल देने लगे हैं, लोग तैयार रहें। क्या आने वाले दिनों में वो ऐसे बयानात देने के काबिल रहेंगे? बयानात देने से उनको कौन रोक सकता है? बयानात तो वो देते रहेंगे, वो पॉलिटिकल लीडर हैं और बयानात देना उनका काम है। और जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है उस पर भी वो बात कर सकते हैं कि हालात बहुत संजीदा हैं, अवाम गुस्से में है। क्या अवाम उनकी कॉल पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये अलग बात है। अवाम स्पेंटेनियसली अपने तौर पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये अवाम ने फैसला करना है, और एक सियासी लीडर के कहने पर अवाम ने फैसला करना है, तो ये फैसला भी अवाम ने करना है। अब जहाँ तक असासे की बात है, देखिए जो असासे वाला सवाल था, अब सवाल ये है कि वो असासा थे, उन्होंने कहा हमारा असासा, तो हमारा की तशरीह नहीं की कि हमारे से क्या मुराद है। इस कौम का असासा तो वो नहीं थे। जिस तरह से वो सियासत में खिलवाड़ कर रहे थे, अदलिया में खिलवाड़ कर रहे थे, मीडिया का जो उन्होंने सत्यानाश किया, मजहबी मामलात में जो उन्होंने खिड़वाल की, जो उन्होंने फैज़ाबाद में किया, जजों को धमकियाँ दी, तो कौम तो उन्हें कभी असासे के तौर पर याद नहीं रखेगी। कौम के लिए तो वो कुछ ऐसा नहीं छोड़ गए जिससे कौम का फ़ायदा हुआ। फिर क्या वो फ़ौज का असासा थे? फ़ौज के लिए जिस तरह के उन्होंने मसाइल पैदा किए, जो स्कैंडल निकल रहे हैं, मेरे ख्याल है फ़ौज भी उनको असासा नहीं समझेगी। तो आखिर में इमरान खान खुद ही बच जाते हैं क्या? लेकिन सवाल ये है, वाकई क्या जनरल फैज़ हमीद ISI के हेड एक सियासतदान का असासा थे? इमरान खान ये समझते रहे कि वो उनका असासा है। मेरा ख्याल है फैज़ हमीद ये समझते रहे कि इमरान खान उनका असासा है, और ये असासा खेलते खेलते एक की चूंच और एक की दुम जो है वो गायब हो गई है। तो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि हमारी तमाम अशराफिया को, वो सियासी हो, वो रियासती हो, कि हम सब जो हैं, या ये सब जो हैं, हम तो पहले ही कौमी असासा हैं, गरीब आदमी तो होता ही कौमी असासा है, कि हमारी अशराफिया के लोग भी कौम का असासा बने। चलें जी, गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं। बानी पीटीआई सियासी लीडर हैं, कोई भी सियासी बयान दे सकते हैं, मगर देखना यह है कि क्या पीटीआई सियासी तौर पर आने वाले दिनों में मजीद फैज़याब हो पाएगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।